अच्छा, हम लोग आज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन करेंगे। 2 दिन लगेगा खत्म करने के लिए, मैक्सिमम 2 दिन। एक दिन में भी हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। देखते हैं, वेरी इजी, इजीली समझा देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले बोलो तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सपोज एफ इज ए फ्लिप फ्लॉप। एफ क्या है? फ्लिप फ्लॉप है, उसका वैल्यू हमने 1 डाला है। तो इस तरीके का चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंने इसको बोलो तो, कोई एक जन इसको एक्सप्रेस करो, इंग्लिश में बोलो, क्या है हो रहा है यहाँ पे? बोलो बोलो, कोई एक जन बोलो, इसका मतलब क्या है? अभी तक तो देखा है ऐसा। इसको बोलते हैं कंडीशन और कंट्रोल, और ये इवेंट क्या हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? T3 का मतलब क्या है? टाइम है ना, थर्ड टाइम स्टैम्प। T0 T1 ऐसे करके। टाइम सीक्वेंस काउंटर ने इसको सीक्वेंस को जनरेट किया है। एक्स इज एनी वेरिएबल, एक्स इज एनी बुलियन वेरिएबल, T3 इज थर्ड टाइम इंस्टेंट, माने यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये सब पढ़ना पड़ेगा है। फ्लिप फ्लॉप एफ इज सेट, 1 का मतलब सेट है, 0 का मतलब 0। फ्लिप फ्लॉप इज सेट व्हेन एक्स इज एंडेड, एंड मतलब यहाँ पे डॉट ऑपरेशन है, विद T3, टाइम स्टैम्प T3। तो इसका अगर हमें सिंपल तरीके से डिजाइन करूंगा तो कैसा होता है? डिजाइनिंग कैसा होगा इसका? तो एफ इज माई फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप में एक सिग्नल जाएगा 1, 1 का मतलब क्या है? 5 वोल्ट। तो 1 आता है कब? जब मेरे पास जब मेरे पास एक्स एक सिग्नल आता है एंड T3, दोनों को क्या करना पड़ेगा? एंड करना है। समझ में आया? एक्स डॉट T3, ये दोनों को एंड करने से वो सिग्नल, दिस इज द कंट्रोल सिग्नल, और लोड सिग्नल बोलते हैं इसको, लोड। ठीक है, तो जब एक्स का वैल्यू 1, T3 का वैल्यू 1, तो 1.1 क्या होगा? 1। समझ में आया? इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, दोनों का वैल्यू जब 1 होगा तो लोड वैल्यू होगा 1। दैट मीन्स बोथ एक्स एंड x3 का वैल्यू अगर 1 1 है तो लोड 1 होगा। उसी समय एफ का वैल्यू 1 लोड हो सकता है, अदरवाइज एफ का वैल्यू जो 1 होगा वो हमेशा नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा नहीं होगा। ओके, गॉट इट। तो वेरिएबल एक्स एंड टाइम स्टैम्प T3, ये दोनों जब एक साथ मिलके एक एंड गेट बनाना पड़ेगा। ऐसे एंड गेट करके दोनों का वैल्यू जब 1 1 होगा तो एंड का वैल्यू होगा 1। 1 का मतलब इसको हम बोलते हैं लोड सिग्नल। तो जब हम फ्लिप फ्लॉप एफ को बोलेंगे कि लोड करो, उस समय ये लाइन है, लोड लाइन। तो लोड लाइन का वैल्यू 1 है तो 1 लोड होगा, यहाँ पे 0 है तो 0 लोड होगा, जो भी है, जो भी वैल्यू है वो लोड हो जाएगा। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ऐसा ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आएगा, तो प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स।
एक्सरसाइज देखो बुक का, ऐसा बहुत सारा मिलेगा, उसको ब्लॉक डायग्राम बनाओ अपना अपना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ब्लॉक डायग्राम काम नहीं होगा, ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम नहीं है, दिस इज अ ब्लॉक। बाहर से देखने में क्या होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, इसको भूलने से नहीं चलेगा, ये सब करना पड़ेगा, खुद से करना है। तो मैंने एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा, बाकी खुद से करना है, खुद से। ठीक है, तो इसका अगर बोले कोई, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, इसका टाइमिंग, कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखा देता हूं, क्लॉक। ठीक है, अच्छे से दिखाता हूं, समझ के करो, रट्टा मारने का जगह नहीं है। तो मैं इसका ब्लॉक डायग्राम दिखा दिया, ये सेम माइक्रो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। अभी इसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल दिखाऊंगा। तो कंट्रोल टाइमिंग दिखाने के लिए हमेशा पहले क्लॉक दिखाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये सब क्लॉक है, क्लॉक मतलब घड़ी, मोटा मोटी रफली डिजाइन करके, पेंसिल पेन का करने का जरूरत नहीं है, तो ऐसा। ठीक है, तो हमेशा हायर ट्रांजिशन में काम होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट याद रखना है। सो दिस इज, समझ में आया? डिफॉल्ट काम, सपोज दिस इज योर T0, T1, T2, T3, उसके बाद T4 भी दिखा के रख देते हैं। सो दिस इज T4। तो मेरा जो भी काम होना है वो कहां पे होगा, ये इवेंट कब होगा, T3 के समय होगा, बाकी समय काम नहीं होगा। ये जो एफ में 0 या 1 लोड होना है, तो ये लोडिंग कब होगा, जब x.T3 बोथ आर 1। तो x का वैल्यू सपोज 1 है, पहले से फिक्स्ड है, लेकिन T3 का वैल्यू 1 कब होगा, इस समय होगा ना, क्योंकि ये तो घड़ी है, जब उसका वक्त आएगा तभी होगा, पहले से हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो शुरू से मैं एक एक करके दिखाता हूं। तो मुझे कब कब करवाना है, T3 में, याद रखना है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूं। सपोज T0, T0 देखने में कैसा होगा, T0 देखने में कैसा होगा, T0 देखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज T0, खत्म, मैंने टाइमिंग 0, उसका मैंने क्लॉक पल्स दिखाया। फिर T1, T1 कब आएगा, T1 कब आएगा, T0 से लेके T1 के बीच में, T0 से लेके T1 के बीच में, समझो, ये हो गया T1। तो दिस पोर्शन इज T0, नेक्स्ट पोर्शन इज T1, देन T2, समझ में आया? देन T2, T2 कब होगा, हाँ, जहां पे T1 खत्म उसके बाद T2 स्टार्ट होगा, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट होगा T3, T3 कहाँ होगा, जहां पे T2 खत्म हुआ है उसी जगह पे होगा। और समझ में आया? तो ये तो हैंड ड्राइंग है, तो उतना खास अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं जस्ट रफली, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये इसी में आना है। ठीक है, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। सो इन दिस वे क्लॉक सिग्नल्स ऑन ऑफ होता है, थक थक थक, क्लॉक सिग्नल्स ऑन ऑफ होता रहता है। तो T0, फिर T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, ऐसे करते करते चलेगा जब तक सीक्वेंस चलता रहता है। तो मेरा इवेंट कब होगा, T3 के समय, माने इसके समय होगा, T3 के समय होना है। ठीक है, तो खाली इवेंट क्या T3 के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, x के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो लिखा है मैंने, x का वैल्यू जब 1, T3 का वैल्यू जब 1, तो T3 का वैल्यू कब 1 है, इस समय, इस समय T3 का वैल्यू 1 है। तो नीचे का लाइन 0, ऊपर का लाइन 1। ठीक है, 0 1, दिस इज 0, दिस इज 1, समझ में आया? तो जिस समय T3 का वैल्यू 1 है उसी समय ही काम होना है,
पहले भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। तो लाल से मैंने जो मार्क किया है, दिस इज T3 1। T3 का वैल्यू इस समय 1 है, आगे भी 0 है, बाद में भी 0 है, पहले और बाद में दोनों में 0 है। तो मुझे और क्या चाहिए, x चाहिए, है ना। x भी चाहिए, T3 चाहिए, दोनों को चाहिए। दोनों का वैल्यू जब 1 तब भी हो सकता है। तो x का वैल्यू 1 पहले से भी मैं देके रख सकता हूं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सपोज x का वैल्यू 1 पहले से ही है, कहां कब से है मुझे नहीं पता, पहले से कभी भी हो सकता है, एकदम शुरू से भी हो सकता है। रैंडमली ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। सपोज x का वैल्यू ऐसा है, तो x का वैल्यू 1 बहुत समय से हो रहा है, मैंने मोटा मोटी T0 से एंड से लेके, ये देखो T0 के एंड के लेके T4 तक, तो बहुत समय तक मैंने x का वैल्यू 1 रखा है, ऊंचा करके रखा है, x का वैल्यू 1 है। ऑपरेशन कब होगा, ऑपरेशन सिर्फ इसी समय होगा, क्योंकि इसी समय T3 का वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने बोला है बोथ वैल्यू शुड बी 1 एट ए टाइम। तो दोनों का वैल्यू 1 कब हो रहा है, T3 का वैल्यू जो मैंने लाल से मार्क करके रखा है, इस समय T3 का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 1 बहुत समय से है, लेकिन पूरा समय काम नहीं होगा। जिस जगह पे दोनों का ओवरलैप होगा, दोनों का कॉमन कौन सा जगह पे पड़ रहा है, यहाँ पे कॉमन 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, T3 का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो जिस जगह दोनों का कॉमन पोजीशन है, इसका मतलब दोनों का 1 1 हुआ, है ना। उसी समय फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, जो भी लिखा है। सपोज फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा f, तो फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू 1 कब होगा, देखो ध्यान से, ठीक ये जगह पे, ठीक है। तो दिस इज माय फ्लिप फ्लॉप, तो ये 1 है, ऊपर कर दिया मतलब 1, नीचे मतलब 0, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द टाइमिंग, कंट्रोल टाइमिंग सीक्वेंस। बहुत कठिन नहीं है, इट इज वेरी इजी, कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल। सो बोथ शुड बी ड्रॉन, अगर एग्जाम में आता है तो यू शुड ड्रॉ बोथ ब्लॉक डायग्राम एज वेल एज द कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने समझाया है, जस्ट कंट्रोल पार्ट को देखो, जिस पार्ट का वैल्यू जो भी लिखा होगा कंट्रोल पार्ट में, उस हिसाब से अपना मन मुताबिक एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, सो दैट दिस सिस्टम कैन बी जस्टिफाइड, ठीक है। सिस्टम कैन बी जस्टिफाइड एट द सेम टाइम। और क्या करना है, हमको इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, पहले क्लॉक सिग्नल बना के रखना है, फिर T0 T1 T2, फिर तब तक बनाना है जब तक तुम्हारा वाला सिग्नल नहीं आ रहा है। ये इस एग्जांपल में T3 है तो हमने T3 में रोका, अगर T2 होता तो T2 तक ड्रॉ करना है, T3 ड्रॉ करने का जरूरत है। तो जो लिखा होगा उतना तक ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, 2-3 वेरिएबल भी हो सकता है, x y डॉट x z डॉट x, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जितना वेरिएबल है सबका वैल्यू 1 होना पड़ेगा, है ना, तभी जाके होल सिस्टम 1 होगा, ठीक है। तो सबको, जैसे x को ड्रॉ किया, फिर तो y को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर z है तो z को भी ड्रॉ करना है, सबको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद लास्ट में जो इवेंट वाला जो पोर्शन है उसको करना है। f एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसका वैल्यू 1 होगा, कब होगा, जब x का वैल्यू और T3 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1 कहाँ है, इसी जगह पे 1 है, बाकी जगह पे तो दोनों का वैल्यू 1 नहीं हो रहा है ना, दोनों का वैल्यू 1 सिर्फ इतना ही जगह पे हो रहा है। तो जिस जगह पे हो रहा है ठीक उसी रीजियन पे ये काम होना चाहिए, बाकी जगह पे ये काम नहीं होगा। सो आई होप इट इज क्लियर, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, लॉजिकल थिंग है। तो जस्ट मैंने टच करके गया, तो ऐसा ऐसा बहुत तरीके का तुमको मिल जाएगा एक्सरसाइज में, तो प्रैक्टिस किया करो, लॉजिक को समझ के करो, कुछ नहीं, डरने का बात नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, आसान है। धीरे धीरे करने से हो जाएगा। अच्छा, अभी है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलिंग जो है, सो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलिंग क्या है, तो हमारे पास दो टेक्निक है कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने का। एक है हार्डवायर्ड, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, डिकोडर चाहिए, सीक्वेंस काउंटर चाहिए, याद है ना। मैं ब्लॉक डायग्राम कर रहा हूं, ऊपर एक डिकोडर, नीचे एक डिकोडर, डी, यहाँ पे कॉम्बिनेशनल ब्लॉक, कॉम्बिनेशनल कंट्रोल ब्लॉक है,
सी कॉम्बिनेशनल, डी मैंने डिकोडर, डिकोडर ऊपर में था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, ऐसा सिग्नल आ रहा था, यहाँ पे एक आई था है? और यहाँ पे एड्रेस था, यहाँ पे एक्सटर्नल सिग्नल था, डिकोडर से आउटपुट जा रहा था, इसको सीक्वेंस काउंटर से हम लोग दे रहे थे। सीक्वेंस काउंटर क्या है? क्लॉक है। सीक्वेंस काउंटर में बहुत सारा एक्सटर्नल इनपुट भी आ सकता है। सीक्वेंस काउंटर क्या है? एक काउंटर, फ्लिप फ्लॉप है, एंड यहां से आउटपुट कंट्रोल सिग्नल आउटपुट आता है, सीएस कंट्रोल सिग्नल। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज दी हार्डवायर्ड, इसके बारे में हमने पढ़ा है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। क्यों? क्योंकि इस तरीके का कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए हमको हार्डवेयर का चाहिए। हार्डवेयर मतलब चिप्स चाहिए और कुछ तार वगैरह चाहिए। सिंपल सम चिप्स, डिकोडर चिप, सबका चिप अवेलेबल है मार्केट में, सब चिप खरीद के तार से जोड़ने से ये सर्किट बन जाएगा। दिस कॉल्ड हार्डवेयर। लेकिन याद रखना है, हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल। मैंने बोला था कि डिफरेंस पढ़ने के लिए हार्डवेयर वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम। हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल क्योंकि हम लोगों को हर एक हार्डवेयर का डिजाइन, एक बार जो डिजाइन बनाया है उसी डिजाइन के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। आई कैन नॉट चेंज द डिजाइन। अगर मैंने डिजाइन को बदल दिया तो फिर नया कंट्रोल यूनिट बनेगा। समझ में आया? अगर मैंने डिजाइन को बदल दिया तो नया कंट्रोल यूनिट बन जाएगा। तो डिजाइन को बार बार बदलना मतलब मुझे हार्डवेयर को पूरा पूरी बदलना है। अगर तुम चाहते हो कि इससे जो भी कंट्रोल यूनिट का काम हो रहा है उसको तुम चाहते हो कि मैं फिर से नया करके कुछ एडिशन करना, सपोज इससे 10 इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर सकता है, 10 इंस्ट्रक्शन। तुमने थोड़ा मॉडिफाई किया कोड को, बोला नहीं 10 के जगह अभी वो 11 इंस्ट्रक्शन करेगा, पहले का जो 10 वो तो करेगा प्लस एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा। तो यू कैन नॉट डू इट। ऐसा चीज हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट से नहीं होगा। तो इसके लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज एवरी सर्किटरी, पूरा का पूरा सर्किट को बदल के फिर नया तरीके से ब्लॉक, यही ब्लॉक डायग्राम है लेकिन सर्किट कनेक्शन थोड़ा बदल जाएगा, इंटरनल सर्किट कनेक्शन, क्योंकि तुमने अभी इंस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया है या इंस्ट्रक्शन को घटाना है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है? तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बार तुमने हार्डवेयर से जोड़ दिया इसको, तो जो प्रोग्राम जिस तरीके से तुमने जोड़ा है उस तरीके से जितना इंस्ट्रक्शन का होना चाहिए उतना ही काम करेगा। अगर तुमको एक्स्ट्रा डालना है या कुछ रिमूव करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसके साथ, तो तुमको फिर से नया करके हार्डवेयर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है? सो दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल डिजाइन। समझ में आया? क्योंकि तुमको बार बार हार्डवेयर बार बार बदलना पड़ेगा, ये तो झमेला का चीज है। हमारे पास जो कंप्यूटर है, क्या हम हार्डवेयर खोल खोल के डेली टेस्ट करते हैं? नहीं ना, एक बार खरीद लेते हैं सब कुछ उसमें चलता है। कैसे चलता है? बिकॉज ऑफ दी माइक्रो प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्डवेयर खराब है, नो, दोनों का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों का ही प्लस एडवांटेज है, दोनों का ही डिसएडवांटेज है। वो तुम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है? दोनों का ही प्लस पॉइंट है, दोनों का ही माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर तुमको पूरा पूरी प्रोग्रामेटिकली पूरा चीज को कंट्रोल करना है तो माइक्रो प्रोग्राम इज द बेस्ट टेक्निक। मैंने तुमको हार्डवेयर एक बार बना लिया है, उसके बाद तुमको जितना भी चाहे हार्डवेयर को बदलना नहीं है, खाली प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करने से उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन तुम्हारा बदल जाएगा। तो इट इज मोर फ्लेक्सिबल बट इट ऑल्सो हैज सम लिमिटेशन। तो क्या है वो तुमको पढ़ना है। सिमिलरली हार्डवेयर का इट इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक, अभी भी यूज होता है, बहुत तरीके का प्रोसेसर का, बहुत तरीके का प्रोसेसर में आज भी यूज होता है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है। दोनों का ही कुछ प्लस पॉइंट है, दोनों का ही कुछ लिमिटेशन है, वो तो होना ही है। बट यू शुड स्टडी व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द सिस्टम। ठीक है? तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बनाना बहुत ही आसान है। एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर चाहिए, 2 डिफरेंट साइज का डिकोडर चाहिए, एक काउंटर चाहिए और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए, बस हो गया। इतना ही है, इससे ज्यादा कोई झमेला नहीं है। वह बाकी तुमको पढ़ना है। नाउ वी विल स्टडी द माइक्रो प्रोग्रामिंग। इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, सो देयर आर फ्यू थिंग्स।
तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव, समझ में आया? हार्डवेयर्ड एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स। तो दो तरीके का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है हमारे हाथ में, हम कोई भी टेक्निक यूज करके कंट्रोल यूनिट बना सकते हैं अपना मर्जी। तो कब कैसे बनाएंगे वो तुमको स्टडी करना है कि किस तरीके का टेक्निक कब यूज करना है, सो दैट अगर मुझे रिस्क प्रोसेसर है उसके लिए माइक्रो प्रोग्रामिंग चाहिए या फिर हार्डवेयर, सिस्क प्रोसेसर है उसके लिए माइक्रो प्रोग्रामिंग चाहिए या हार्डवेयर, VLIW प्रोसेसिंग है तो उसके लिए क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है उसके लिए क्या चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेसर डिजाइन, रिस्क, सिस्क, VLIW, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, DSP। ठीक है, तो दीज आर मेनली, और भी होगा लेकिन दीज आर मेनली मेन टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर, प्रोसेसर टाइप्स। ठीक है, प्रोसेसर का क्लास बोल सकते हो, श्रेणी। तो हर एक प्रोसेसर का क्लास का अपना अपना तरीके से काम करता है, सभी जरूरी है लेकिन सबका अपना अपना प्लस पॉइंट है, अपना अपना नेगेटिव पॉइंट। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग किसके लिए यूज होता है, दैट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, तो मैं अभी माइक्रो प्रोग्राम के बारे में डिटेल बोल दूंगा कि क्या है ना है, अंदर में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है, नाम से पता चल रहा है कि तुमको प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो मैंने बोला तुमको प्रोग्राम करना है, तुम का मतलब क्या है, तुम मतलब मैं नहीं तुम मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं, तुम का मतलब है द सिस्टम आर्किटेक्ट जो कंपनी में काम करता है, डिजाइन के समय हार्डवेयर जब बनाता है कंपनी में, उसी समय इसको प्रोग्राम किया जाता है। समझ में आया? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक बार प्रोग्राम कर दिया, नॉर्मली उसको रीप्रोग्राम करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या शब्द यूज किया है, एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया प्रोडक्शन के समय कंपनी में, फिर से उसको प्रोग्राम करने का नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी प्रोग्राम किया जा सकता है। नॉर्मली मीन सपोज 95% टाइम वी डू नॉट प्रोग्राम, रीप्रोग्राम दी माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट। तो जिस कंट्रोल यूनिट को हमने बनाया है प्रोग्रामिंग करके बनाया है, वो तो समझ में ही आ रहा है। इसमें हार्डवेयर का झमेला कम, प्रोग्रामिंग का झमेला ज्यादा। हार्डवेयर चाहिए लेकिन हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंट्रोल यूनिट का जो इंस्ट्रक्शन है, जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है कंट्रोल यूनिट से, जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है वो सिंपल माइक्रो प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन के ऊपर यूज करता है। हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हार्डवेयर एक बार बना लो, उसके बाद माइक्रो प्रोग्राम तो यू चेंज इट, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल। नॉर्मली अगर माइक्रो प्रोग्राम कर दिया कंट्रोल यूनिट को, सो दैट कंट्रोल यूनिट को हम मतलब उसमें मैं भी आ सकता हूं, तुम भी आ सकते हो, हम उसको रीप्रोग्राम नहीं करते। कभी किए हो क्या कंप्यूटर में ऐसा चीज आज तक? फोन, लैपटॉप में कभी किए हो, मोबाइल में किए हो कभी? नेवर, यू हैव नेवर डन इट, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी वर्किंग सो गुड। हम लोगों ने क्या माइक्रो प्रोग्रामिंग किया है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को बदलने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है क्या? कभी नहीं लिखा ना। तो वैसे ही, क्योंकि नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता है। एंड नॉर्मल जो कंप्यूटर्स वगैरह होता है उसमें रीप्रोग्राम करने का टेक्निक अवेलेबल भी नहीं होता है। कभी कभी सम पोर्शन ऑफ टाइम, 5%, नॉट ऑलवेज, कम भी हो सकता है। इसको 98 कर देता है, इसको 2 कर देता हूं। ठीक है, कभी कभार कंपनी ने जो माइक्रो प्रोग्राम करके देता है उसको कभी कभी बदलने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कभी कभार जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता है। हाँ, जरूरत पड़ता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है। तो समझ में आया? नॉर्मली नहीं होता है लेकिन कभी कभी जरूरत भी पड़ सकता है। तो अगर तुमको कभी कभी, जो मैंने बोला रेयर सिचुएशन में कंपनी ने एक बार जो माइक्रो प्रोग्राम करके दिया, अगर यूजर चाहता है, जिसने उसको खरीदा है, उसको चाहता है कि ना ये इसको मैं थोड़ा बदल दूंगा, इंटरनल प्रोग्रामिंग, ऐड सब मल्टीपल कैसे होगा मैं डिसाइड करूंगा, हाँ वो पॉसिबल है। तो उसके लिए हार्डवेयर जो तुमने जो कंट्रोल यूनिट बाजार से खरीदना है, दैट मस्ट बी केपेबल टू गिव दिस सर्विस टू द प्रोग्रामर,
टू द यूजर, यूजर अपने मर्जी से प्रोग्राम कर सकता है, बहुत कम समय ये जरूरत पड़ता है उसके लिए। उस तरीके का टेक्निक को हम बोलते हैं डायनामिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमेशा होता नहीं है, डायनामिक माने कभी कभार, डिमांड बेस्ड, अगर जरूरत पड़े तो ही करना है। तो आगे अभी मेरे पास डेल का लैपटॉप है, तुम्हारे पास एचपी का होगा, तुम चाहते हुए भी तुम नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारा जो कंट्रोल यूनिट का हार्डवेयर है वो एक ही बार प्रोग्राम करने के लिए बनाया है। और एक बार प्रोग्राम कौन करता है? जो प्रोग्रामर है, मेन प्रोग्रामर है, कंपनी के समय, कंपनी में जब बन के आता है उसी समय इसका एक बार कंप्यूटर से रोबोटिक तरीके से जैसे भी हो प्रोग्राम किया जाता है। तो एक ही बार प्रोग्राम होता है, नॉर्मली वन प्रोग्रामिंग एक बार होता है, एक बार प्रोग्राम कर देते हैं, जिंदगी भर वो चलता है, ठीक है। लेकिन अगर तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, फिक्स्ड, और यही ज्यादातर यूज होता है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है कि नहीं, मुझे अपना मुताबिक इंटरनल कंट्रोल यूनिट का प्रोग्राम बदलना है। हाँ, पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक माइक्रो प्रोग्रामिंग। बहुत ही कम समय यूज होता है, लेकिन याद रखना है अगर डायनामिक माइक्रो प्रोग्रामिंग करना है उसके लिए कंट्रोल यूनिट का जो सर्किट तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए, उसके अंदर एक मेमोरी होगा। माइक्रो प्रोग्राम मतलब मेमोरी के अंदर ही होना चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट का भी पर्सनल मेमोरी होता है, पर्सनल मेमोरी, ठीक है। वो दिखाता हूं, ठीक है। जैसे तुम कंप्यूटर में रैम लगाते हो, हार्ड डिस्क लगाते हो, दीज आर दी कैश मेमोरी है, दीज आर दी रजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप है, ये तो मेमोरी होता ही है कंप्यूटर के अंदर। उसके साथ कंट्रोल यूनिट का खुद का, जो बाहर से किसी को एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी आदमी, तो कंट्रोल यूनिट का पर्सनलाइज्ड एकदम कंट्रोल यूनिट का जो सर्किट होता है, चिप होता है, उस चिप के अंदर में खुद का मेमोरी भी आता है उसके साथ, रेडीमेड शुरू से आता है। तो उस मेमोरी को अगर कंपनी क्या करता है, एक ही बार प्रोग्राम करके छोड़ देता है और जिंदगी भर यूज होता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक माइक्रो प्रोग्रामिंग। अगर तुमको चाहता है कि ना मुझे ऐसा कंट्रोल यूनिट चाहिए जिसके अंदर ऐसा मेमोरी हो कि उसके बार बार मैं बदल सकता हूँ प्रोग्राम को, हाँ पॉसिबल है। उसके लिए हार्डवेयर अलग चाहिए, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट खरीदना पड़ेगा मार्केट से। उसको हम बोलते हैं डायनामिक माइक्रो प्रोग्रामिंग। ये बहुत कम समय यूज होता है, लेकिन ये पॉसिबल है, तो मैंने बोल के रखा हूं पहले ही। तो हम लोग अभी जो पढ़ाई करेंगे इन दिस कोर्स, दैट इज अबाउट स्टैटिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, जो ज्यादातर यूज होता है, वही पढ़ेंगे, जनरल केस स्टडी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग को समझने के लिए तुमको कुछ बेसिक चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे सम की टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ टर्म लिख के देता हूं, ठीक है। सो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माइक्रो प्रोग्राम को मैं शॉर्ट में म्यूपी लिख रहा हूं, है? क्योंकि जाएगा नहीं है, थोड़ा करके लिख रहा हूं, तो म्यूपी लिख देता हूं, माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो पहले होगा म्यूपी इंस्ट्रक्शन। तो और एक काम करता हूं, लिखता हूं म्यू इंस्ट्रक्शन, म्यू आई शॉर्ट में। तो म्यू इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? म्यू इंस्ट्रक्शन का मतलब है माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज माइक्रो इंस्ट्रक्शन? माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इट इज a basic micro programming कॉन्स्ट्रक्ट। याद रखना ये सब चीज जो मैं लिख के देता हूं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज ए बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट। शब्द कठिन है, मतलब बाद में समझा दूंगा, अभी जस्ट याद रहो कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है। माइक्रो प्रोग्रामिंग का एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है, मतलब छोटा छोटा पार्ट होता है, सिंपल। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, ओहो, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्स्ट्रक्ट होता है, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कॉन्स्ट्रक्शन, ये मेरा शब्द है, मैंने बनाया है, बुक में नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्स्ट्रक्शन, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें क्या चाहिए? ईंट बालू ये सब चाहिए। सो दोज आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्ट।
ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्ट। सिमिलरली अगर माइक्रो प्रोग्राम तुमको लिखना है तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे? इंस्ट्रक्शन से लिखते हैं ना हम लोग, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम का एक कॉन्स्ट्रक्ट हुआ। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट होता है माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या है? माइक्रो प्रोग्राम है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो बहुत सारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब तुम एक के बाद एक लिखोगे सिक्वेंशियली, वन आफ्टर वन, ठीक है, बहुत सारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक लिखूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल इट माइक्रो प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम कहां पे स्टोर होता है? माइक्रो प्रोग्राम है, अगर तुमने प्रोग्राम लिखे हो, प्रोग्राम को तो किसी ना किसी जगह स्टोर करना पड़ता है। नॉर्मली कहां करते हैं हम लोग? प्राइमरी मेमोरी, रैम में करते हैं, तभी जाके प्रोग्राम कंप्यूटर चला पाता है, सीपीयू चलाता है। तो यहाँ पे भी माइक्रो प्रोग्राम अगर तुमने लिखा है, उसको कहां स्टोर करोगे? उसको स्टोर करने का दो रास्ता है। एक जो बड़ा वाला रास्ता है वो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रीड ओनली मेमोरी जो है उसके अंदर मुझे स्टोर करना होता है। तो रोम में क्या होता है? एक बार राइट होता है, मल्टीपल टाइम रीड होता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट टाइम जो कंपनी में बनाता है उसको एक बार प्रोग्राम कर देता है, उसके बाद से जिंदगी भर पर प्रोग्राम रहता है, कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो हम रीड करते रहते हैं जिंदगी भर। सो दिस इज रीड ओनली मेमोरी। तो माइक्रो प्रोग्राम को कहां पे स्टोर करना है? रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी बहुत तरीके का मार्केट में अवेलेबल है। रोम है, प्रोम है, तुमको पता है, ई प्रोम है, ई प्रोम। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ रीड में फ्लैश मेमोरी, ठीक है ना। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ रोम, सबको हम रोम ही बोलते हैं, रोम का फैमिली है ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। हमने यहाँ पे जिस रोम का बात बोला है वो बेसिक रोम के बारे में बात बोला है। रोम फील्ड का जो बेसिक रोम, माने एक बार रीड, एक बार प्रोग्राम करते हैं और जिंदगी भर रीड करते हैं, सिंपलेस्ट रोम जो है उसी के बारे में बात किया गया है, बाकी वर्जन के बारे में नहीं। तो एक ही बार स्टोर करना है जिंदगी भर, दैट मींस इट इज स्टैटिक, है ना, स्टैटिक माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो मैंने क्या बोला? डायनामिक भी हो सकता है, लेकिन कम होता है, होता है। डायनामिक करने के लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? डायनामिक में भी तुमको स्टोर कर सकते हो, तो वो क्या होगा? तो वो होगा फ्लैश मेमोरी या फिर ईप्रोम टाइप ऑफ रोम यूज करना है। उसमें भी रोम करना है, किस तरीके का रोम यूज कर सकते हो? इस तरीके का प्रोम को लेके, तो बाकी तरीके का जिसको जिस रोम को हम प्रोग्राम कर सकते हैं उसी में से कोई एक तरीके का रोम को तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको स्टोर करने के लिए। लेकिन याद रखना है, अगर तुम प्रोग्रामेबल चीज स्टोर कर रहे हो, कोई चीज रीप्रोग्रामेबल, तो प्रॉब्लम क्या होता है? अगर कोई मेलवेयर या वायरस इफेक्ट हो गया ना कंप्यूटर में, दैट कैन अटैक योर प्रोग्रामेबल रोम। तो उस प्रोग्रामेबल रोम को अगर समहाउ ये इन्फेक्टेड हो गया है तो तुम्हारा कंप्यूटर गया जिंदगी भर, स्टार्टअप ही नहीं होगा। उसको बचा के रखना पड़ता है इस तरीके का। अगर तुमने डायनामिक यूज कर रहे हो, हाँ चलेगा, लेकिन उसको फायरवॉल है या जो भी एंटीवायरस से उसको बचा के रखना है, क्योंकि इफ इट इज इन्फेक्टेड बाय सम मेलवेयर तो गया, सिस्टम गया, ठीक है। तो दो तरीका है, तो रोम में ही स्टोर करना है, ठीक है। तो रोम का डिफरेंट टाइप्स है। तो स्टैटिक हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टैटिक मतलब एकदम जेनरल रोम, सिंपल रोम हम जिसको बोलते हैं। और लास्ट सेमिस्टर हमने पढ़ा था रोम क्या है। रोम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, याद है ना। रोम इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब इसमें क्लॉक वगैरह नहीं चाहिए। रोम का डिजाइन हम लोगों ने किया था एन क्रॉस एम रोम, याद है ना। अगर एन इनपुट होता है, अगर 3 इनपुट है तो अंदर में कितना होता है? एक डिकोडर लगा होता है। रोम का डिजाइन याद करो, फर्स्ट में एक डिकोडर होता है, उसके बाद हमको फ्यूज लगाना पड़ता है, ऐसे करके और गेट करके याद करो, फ्यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन होता है। सो दिस इज रोम, बेसिक रोम। तो रोम बनाने के लिए क्या चाहिए? एक डिकोडर चाहिए और बहुत सारा और गेट चाहिए। सभी में फ्यूज होना चाहिए, फ्यूज होगा, लेकिन दिस इज बेसिक रोम, याद रखना है।
तो रॉम बनाने के लिए एक डिकोडर, सिंगल डिकोडर एंड मल्टीपल और गेट चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रॉम। तो इस रॉम इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिंपल बेसिक सर्किट। तो इसके लिए मुझे कोई क्लॉक ऐसा चीज नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर रॉम में मैं जो भी इनपुट दूंगा 111, तो जब तक ये इनपुट रॉम में दिया रहेगा, आउटपुट तब तक फिक्स्ड है। इफ यू चेंज द इनपुट, आउटपुट विल बी चेंज्ड। अगर जब तक तुम इनपुट को बदल नहीं दोगे, तब तक आउटपुट नहीं बदलेगा। दैट्स व्हाई इट इज रॉम, है ना। तो अगर मैंने इसको प्रोग्राम जिंदगी भर फिक्स करके रखना है, तो मुझे इनपुट क्या करना है, ऐसे बनाना है कि इनपुट कभी बदले ना, लाइफ टाइम सेम वैल्यू रहेगा। तो 111 का मतलब क्या है, सभी लाइन में 5 वोल्ट देके रखूंगा, 5 वोल्ट से तार लगा के उसको शोल्डर कर देंगे, तो जिंदगी भर 5 वोल्ट ही चलेगा। जब भी ऑन करेंगे, जब भी ऑन करेंगे वो 5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है ना। सो इन दैट वे यू कैन नॉट चेंज द आउटपुट। तो रॉम का वही फैसिलिटी है कि एक बार तुमने उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया, और जो इनपुट हम उसमें डालेंगे, अकॉर्डिंगली द आउटपुट विल बी रिफ्लेक्टेड। आउटपुट विल ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड फीडबैक पाथ। क्लॉक तो होना ही है, फीडबैक पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सीक्वेंशियल लॉजिक में आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट, और प्रेजेंट इनपुट एंड फीडबैक, कुछ भी बोलो। दिस इज सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आउटपुट सिर्फ इन प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। ये कहां पे होता है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में कोई क्लॉक का झमेला ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो इनपुट डालोगे आउटपुट वही होगा। डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एडर, सबट्रैक्टर, जो भी है, मेजोरिटी सर्किट जो भी है, ऑल आर कॉम्बिनेशनल। सिर्फ फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, ये सब कुछ कुछ चीज जो होता है, रजिस्टर, दीज आर दी सिक्वेंशियल सर्किट जिसमें क्लॉक चाहिए। क्लियर। तो रॉम में मुझे क्लॉक देने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, नो नीड ऑफ क्लॉक। तो और एक चीज मैंने नहीं पढ़ाया था उस समय, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। उसका एक वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, पीएलडी। थोड़ा यूट्यूब गूगल में सर्च कर लेना, पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एंड पीएलडी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। इसको थोड़ा सा सर्च करने से तुमको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक रॉम। ये तो मॉरिस मेनो का जो मैंने बुक शेयर किया था लास्ट सेमिस्टर, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, रॉम का चैप्टर का एक दो पेज पीछे ही दिया हुआ है। तो लास्ट टाइम समय नहीं था, तो वी डिड नॉट कवर दिस पीएलए पीएलडी। लेकिन याद रखना है, पीएलए पीएलडी आर also considered as a type of ROM implementing technology। PLA PLD को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ ROM implementing technology। मतलब इससे जिस तरीके का ROM बनता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इस टेक्निक को फॉलो करके जिस तरीके का मेमोरी हम बनाते हैं, दैट वी मेक अ ROM। एक्चुअली हम ROM ही बनाते हैं, लेकिन उस ROM को बनाने का एक टेक्निक है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी। तो इसको तुम पढ़ सकते हो। And benefit of PLA or PLD over using ROM is PLA PLD में number of fuse wastage less। जो फ्यूज होता है ना, हमको लगाना पड़ता है, that is very very less than the fuse of ROM। अगर एक ROM में 100 फ्यूज वेस्ट होता है, तो PLA में सिर्फ 20 ही वेस्ट होगा। समझ में आया। So it is more economically better design। तो मैंने जस्ट एक सिंपल डिजाइन डिफरेंस देके रखा हूं, इंपॉर्टेंट डिजाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्यूज के मामले में पीएलए इज मोर इकोनॉमिकल, कम फ्यूज वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास पीएलए पीएलडी टेक्नोलॉजी है, मैं जस्ट टर्म बोल के रखा हूं, अगर जानना है पढ़ सकते हो, मॉरिस मेनो का बुक में ही है। तो पीएलए पीएलडी को यूज करके भी हम रॉम बना सकते हैं, जैसे हम रॉम डिकोडर और गेट से बनाते हैं। हाँ, पीएलए पीएलडी में ऐसे ही टेक्निक यूज होता है, डिकोडर यूज होता है, उसमें भी और गेट के जगह एंड और गेट दोनों यूज होता है, ठीक है।
पीएलए पीएलडी में। तो ये सब थोड़ा देख लेना, ये सब ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, मैं जस्ट टच करके गया। तो दिस नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं जस्ट बोलने का कोशिश कर रहा था कि मेरे पास जो माइक्रो प्रोग्राम है दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उसको तो स्टोर करना पड़ेगा ना, कहाँ पे करोगे? बेसिक रॉम पे करना है, इसको हम स्टैटिक बोलते हैं। तो एक ही बार प्रोग्राम करके उसका इनपुट फिक्स कर देते हैं तो जिंदगी भर आउटपुट उसको फिक्स्ड ही रहेगा, है ना, जो उसके लिए इतना सब डिस्कस किया। तो लेकिन तुमको अगर रिप्रोग्रामेबल चाहिए तो तुमको डिफरेंट वर्जन यूज करो जिसको तुम प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन उसको बचा के रखना है भाई, अदरवाइज सिस्टम में एरर आ सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल मेमोरी बोल के एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, अभी आएगा। तो कंट्रोल मेमोरी का मतलब क्या है? कंट्रोल मेमोरी इज ए मेमोरी डिवाइस, हमसे पता चल रहा है। तो कंट्रोल मेमोरी क्या होता है? इट इज ए मेमोरी डिवाइस। तो इस किसके अंदर रहता है? कंट्रोल यूनिट के अंदर रहता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट सपोज ये है, तो इसके अंदर में एक पार्ट होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल मेमोरी। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। और ये जो हम रोम का बात कर रहे थे ना, दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्रोल मेमोरी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पहले बात कर रहा था कि माइक्रो प्रोग्राम को किसी ना किसी जगह स्टोर करना है, वो रोम हो सकता है, प्रोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पीएलए से बना हुआ रोम हो सकता है, जो भी हो वो तो मेमोरी है। तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? उस मेमोरी को हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। तो दिस इज अ पर्सनल मेमोरी ऑफ सीयू, ये बाहर से अवेलेबल नहीं होगा। अगर ये प्रोग्रामेबल है तो बाहर से अवेलेबल होगा, यूजर कैन प्रोग्राम इट। अगर प्रोग्रामेबल नहीं है, सिंपल रोम है, तो एक ही बार करके छोड़ देगा, जिंदगी भर चलेगा, तो भी होगा। दोनों में से किसी एक टाइप होने से चलेगा। ठीक है, द कंट्रोल मेमोरी इज एक्चुअली अ रोम और ए वेरिएंट ऑफ रोम। रोम एक टेक्निक का नाम है, प्रोसेस का नाम है, टेक्निक टेक्नोलॉजी का नाम है। तो रोम टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक मेमोरी को हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। तो कंट्रोल मेमोरी किसके अंदर में रहता है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर में रहता है। तो ये क्या करता है? ये माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर करता है, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन या माइक्रो प्रोग्राम, जो भी बोलो, उसको स्टोर करने में मदद करता है। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ जानने का है ही नहीं। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? चाहिए अगर मेमोरी हमारे पास है, कोई भी मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर सपोज मैंने लिखा 500 कुछ लिखा है, तो दैट इज द डेटा। लेकिन मेमोरी के अंदर कुछ लिखोगे, उसका एड्रेस भी तो चाहिए ना। हर एक मेमोरी का लोकेशन होता है, एड्रेस होता है। यस, तो इसका भी एड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा कौन सा लोकेशन में क्या है? दैट मीन्स इस मेमोरी का एड्रेस, मेमोरी का लोकेशन को अगर मुझे एक्सेस करना है कंटेंट को, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे एक रजिस्टर यूज करना है। उसका नाम क्या है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, शॉर्ट में हम बोलते हैं कार। तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर एड्रेस स्टोर करता है। नाम में एक रजिस्टर है, तो क्या क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। किसका एड्रेस? कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस। तो ये जो मेरा मेमोरी है, कंट्रोल मेमोरी, तो उसके अंदर कुछ भी तुम स्टोर कर सकते हो। तो अगर मुझे 500 लोकेशन में कुछ चाहिए, कुछ डेटा रीड करना है या राइट करना है, जो भी करना है, नॉर्मली रीडिंग ऑपरेशन होगा, क्योंकि हम रॉम है तो रीडिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, 500 लोकेशन को तो एक जगह स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोगों ने देखा था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करता है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में अगर 500 है, मतलब ऑटोमेटिकली 500 का वैल्यू यूज होगा प्राइमरी मेमोरी में। सिमिलरली कंट्रोल मेमोरी में भी ऐसा ही है, CAR यूज होता है। यहाँ पे MAR था, यहाँ पे होगा CAR। CAR क्या करता है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, इसके अंदर क्या रहता है? एड्रेस रहता है। मेमोरी का एड्रेस, कौन सा मेमोरी? कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस रहता है। तो जो भी एड्रेस रहता है, उस एड्रेस को मुझे रीड करना है। दैट्स इट, वेरी इजी। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। नॉर्मली हम रीडिंग के लिए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल मेमोरी रोम से बना हुआ है, इसीलिए मुझे रीड ही करना है। अगर ये प्रॉम होता तो राइट भी कर सकते। तो मैंने अज्यूम किया कि मैं स्टैटिक पढ़ रहा हूं, स्टैटिक डिजाइन, तो इसको रोम से बनाया हुआ है, तो मैं एक ही बार राइट करूंगा, जिंदगी भर रीड करना है। ठीक है,
सिंपल बात हो गया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स व्हिच यू रिक्वायर टू डिजाइन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। और क्या चीज चाहिए हमको? चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एड्रेस जेनरेटर, और हम इसको सीक्वेंसर भी बोलते हैं। डोंट कॉल इट सीक्वेंस काउंटर, सीक्वेंस काउंटर को हम एससी बोलते हैं। वो कहां पे था? वो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का जो सर्किट डिजाइन किया था उसमें था। वो T0 T1 ये सब प्रोडक्शन करता था, याद है ना? दैट वाज सीक्वेंस काउंटर, दिस इज सीक्वेंसर। कंफ्यूज मत करना, अलग अलग चीज है। काम एक ही है दोनों का। काम क्या है? सीक्वेंसर सीक्वेंस, दोनों का काम क्या है? काउंटिंग करना। ये भी वही करता है। सीक्वेंस नाम से पता चल रहा है, सीक्वेंसर का मतलब सीक्वेंस जनरेट करता है, 1 2 3 4 मतलब काउंट कर रहा है। तो किसका काउंट कर रहा है भाई? एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस। इसका मतलब जैसे मेरे पास एक कंट्रोल मेमोरी है, उसके अंदर में क्या रहेगा? माइक्रो प्रोग्राम 0, माइक्रो प्रोग्राम 1, ऐसे प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम मैंने स्टोर करके रखा है या नहीं? और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हर एक माइक्रो प्रोग्राम का एक एड्रेस होगा, लोकेशन होना चाहिए। सपोज दिस इज लोकेशन 0000 0001, लोकेशन होगा हर एक का 0003, है ना? तो लोकेशन किसके अंदर स्टोर रहता है? CAR के अंदर स्टोर रहता है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर ये एड्रेस रहेगा। तो जो भी एड्रेस इसके अंदर रहेगा उस जगह का मुझे माइक्रो प्रोग्राम रीड करना है, ठीक है? उस लोकेशन का माइक्रो प्रोग्राम मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू रीड, और उसके अकॉर्डिंग मुझे सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है। ये जो माइक्रो प्रोग्राम है ये क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने में हेल्प करता है। बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो कंट्रोलिंग, माइक्रो प्रोग्राम का जो कंट्रोल यूनिट है वो डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है? सो दिस इज वेरी वाइटल थिंग। अभी नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर का स्टोरी क्या है? तो जैसे हम लोगों को याद है, नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है? नेक्स्ट एड्रेस कौन स्टोर करता है? प्रोग्राम काउंटर, है या नहीं? प्रोग्राम काउंटर हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद 1 ऐड एक्स्ट्रा करके हम एक्स्ट्रा 1 इंक्रीज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर PC+1 करते हैं हर बार, एक एक लाइन के बाद। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। और अभी जो अगर 500 लाइन का रीड हो रहा है तो वो पहले से ही 501 स्टोर करके रखेगा, क्योंकि जब प्रोग्राम खत्म हो जाए फट से 501 से वो रीड करना शुरू करेगा, ठीक है? तो ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन माइक्रो प्रोग्राम काउंटर यूनिट में कौन स्टोर करता है? सीक्वेंसर, और जिसको हम नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर भी बोलता है। तो सीक्वेंसर क्या करता है? नेक्स्ट एड्रेस, सपोज तुम अभी 0000 नंबर लोकेशन का प्रोग्राम रीड हो रहा है, उसके बाद क्या रीड करना है? 0001। तो सीक्वेंसर का वैल्यू शुरू से ही 0001 रहेगा, समझ में आया? तो जिस समय 0000 रन हो रहा है, एट द सेम टाइम सीक्वेंसर एक एक्स्ट्रा करके वो उसके पास रहेगा कि इट नोस कि 000 के बाद मुझे 0001 ही रीड करना है, सीक्वेंसर। तो दिस इज नॉर्मल, हमेशा ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर जंपिंग, जैसे इफ एल्स कंडीशन भी हो सकता है, प्रोग्राम है तो इफ एल्स वगैरह है तो जंप भी करना पड़ेगा दूसरा लोकेशन, वो उसको छोड़ो। नॉर्मली क्या करेगा वो? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रहेगा। अगर अभी तुम 000 में रीड कर रहे हो तो सीक्वेंसर शुरू से उसको पता है कि 000 के बाद एक आएगा, तो उसको 0001 उसमें रहता है। तो मुझे अगर 0001 से रीड करना है, क्या करेगा? तो वो वैल्यू को पहले कैर में डालेगा, CR कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में डालेगा। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का वैल्यू अगर 0001 है तो उस लोकेशन में जाके वो उस प्रोग्राम को रीड करेगा, ठीक है? दिस इज द लॉजिक। सीक्वेंसर क्या करता है? एड्रेस को कंट्रोल एड्रेस CAR में लोड करता है, फिर CAR के हिसाब से हम लोग उस लोकेशन में जाके फर्दर एग्जीक्यूशन करते हैं। क्लियर? दिस इज द थिंग, नेक्स्ट एड्रेस सीक्वेंसर। तो मैंने क्या बोला? नॉर्मली सीक्वेंस एक के बाद एक होना चाहिए, लेकिन इफ एल्स, फॉर लूप, ये सब उसमें भी हो सकता है।
क्योंकि इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही तो है एक तरीके का। तो उसमें अगर तुमने जंपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टेप नंबर 1 इफ दिस तो जंप दिस, है ना, जंपिंग ऑपरेशन होता है, तो वो सिक्वेंशियली नहीं होगा। तो कभी 000 से हो सकता है डायरेक्टली 003 में हम जंप करें, वो भी संभव है, हम नॉर्मली करते हैं ना प्रोग्राम में। इफ एल्स मतलब जंपिंग, ठीक है, स्विच केस मतलब जंपिंग, एक जगह से दूसरी जगह जंप हो रहा है। तो जंप करना मतलब क्या है तुम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली एक जगह से दूसरा जगह, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, रिमेंबर, याद रखना है, वो भी संभव है। तो ये सीक्वेंसर वो भी काउंट करेगा। सीक्वेंसर क्या करेगा, सिंपल भाषा में नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, माने 000 के अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, 000 के बाद क्या मुझे 0001 जाना है या फिर मुझे जंप करके दूसरा लोकेशन जाना है, समझ में आया? अगर ऑर्डिनरी जाओगे तो नेक्स्ट एक 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर जंप करना, जंप भी पॉसिबल है, जेएमपी जंप, दूसरा जगह भी इफ एल्स होगा तो जंप करना पड़ेगा। तो जंप कर, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग ऑपरेशन, ब्रांच, एक जगह से दूसरा जगह जंप करने को बोलते हैं ब्रांचिंग। अगर तुम ब्रांचिंग करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 0000 के बाद अगर ब्रांच होगा, एग्जाम्पल सपोज जंप करके 0003 में जा रहा है, तो सीक्वेंसर में कौन सा स्टोर होगा, 0003। समझ में आया? मतलब अभी जिस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद मुझे क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कौन सा लोकेशन का, 0001 का पढ़ना है या 0002, 0003, 0004, जिस लोकेशन का भी पढ़ना है उसका एड्रेस वो स्टोर करता है। दैट्स इट, दैट्स इट। तो नेक्स्ट एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब वो जंपिंग नेक्स्ट भी हो सकता है। समझ में आया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी अभी जिस लाइन पढ़ रहा हूं उसके बाद कहां पे जाऊंगा, क्या मैं नेक्स्ट जाऊंगा एकदम नेक्स्ट या फिर 10 स्टेप नेक्स्ट जाना है? ओके, डन। दैट इज द जॉब ऑफ सीक्वेंसर, ठीक है। देयर इज अनदर रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल डेटा रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं CDR। तो नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर मतलब वो क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन मुझे नेक्स्ट रीड करना है उसका एड्रेस स्टोर करना है, उसी एड्रेस के मुताबिक मुझे वो जगह को रीड करना है, ठीक है। तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR। तो कंट्रोल डेटा का मतलब क्या है, डेटा। तो जी कंट्रोल, तो मैंने ये कंट्रोल मेमोरी है, मेमोरी से रीड करने के बाद, प्रोग्राम को रीड करने के बाद, प्रोग्राम में हमेशा सब कुछ इंस्ट्रक्शन ही है, तो इंस्ट्रक्शन में कुछ कुछ चीज एड्रेस भी होता है। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज होता है, ऑपकोड एंड एड्रेस। इंस्ट्रक्शन दो चीज से बनता है, तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी दो चीज से बनता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी दो चीज से बनता है, ऑपकोड एंड एड्रेस। तो कभी कभी एड्रेस के बदले डेटा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। नॉर्मली एड्रेस होगा, नॉर्मली केस में इट इज ऑलवेज एड्रेस, कभी कभार डेटा भी हो सकता है। तो अगर डेटा है तो उसको डेटा को भी स्टोर करने का एक जगह चाहिए, तो एड्रेस को तो मैं CAR में स्टोर करूंगा, अगर डेटा हुआ कहां पे स्टोर करना है, कंट्रोल डेटा रजिस्टर में स्टोर करना है। दैट्स इट। बहुत ही आसान चीज है भाई, लॉजिकली समझो। तो इस तरीके का कंट्रोल डेटा रजिस्टर को हम कभी कभी पाइपलाइन रजिस्टर भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है। कंट्रोल डेटा रजिस्टर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। कौन सा डेटा को, माइक्रो प्रोग्राम। ये कंट्रोल मेमोरी के अंदर में जो माइक्रो प्रोग्राम हमने स्टोर करके रखा है, इसके अंदर में थोड़ा कुछ डेटा भी होगा ना, प्रोग्राम चलाने के लिए डेटा भी चाहिए, नॉर्मल डेटा भी चाहिए। तो उस डेटा को कौन स्टोर करेगा, कंट्रोल डेटा रजिस्टर स्टोर करता है, CDR। तो उसको हम पाइपलाइन रजिस्टर भी बोलते हैं, एक ही नाम है, दोनों का एक ही चीज है। तो पाइपलाइन रजिस्टर भी उसको बोलते हैं। बोले क्यों पाइपलाइन क्यों बोलते हैं, नाउ देयर इज अ थिंग, आई एम जस्ट इसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो पाइपलाइन क्यों बोलता है, बिकॉज दिस रजिस्टर, बिकॉज CDR, मैं रीजन बोल रहा हूं,
QCDR को पाइपलाइन रजिस्टर बोलते हैं। पाइपलाइन मतलब क्या, एक के बाद एक सीरियली, है ना। तो पाइपलाइन रजिस्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज CDR होल्ड्स द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन while the next address is computed and read from memory. That's it. So remember this statement. तो कंट्रोल डेटा CDR क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। दैट इज वेरी इजी, तो मैंने हमने डिस्कस किया है। लेकिन जब ये डेटा स्टोर कर रहा है, जो CDR होल्ड्स द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, हाँ अभी जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, उसी को वो स्टोर कर रहा है, उसी का डेटा को वो स्टोर कर रहा है ना। लेकिन ये जब हो रहा है उस समय और एक काम भी हो रहा है, देखो व्हाइल लिखा हुआ है। दैट मींस व्हेन CDR होल्ड्स द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, at the same time another thing is going on while the next address is being computed and read from the memory. इसका मतलब CDR जिस डेटा को अभी होल्ड कर रहा है, CDR जिस प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर रहा है, वो किस समय ये इंसिडेंट हो रहा है, जिस समय नेक्स्ट एड्रेस इज कंप्यूटेड। नेक्स्ट एड्रेस कौन कंप्यूट करता है, सीक्वेंसर कैलकुलेट करता है कि भाई मुझे अभी इस लाइन के बाद कौन सा लाइन रीड करना है। तो सीक्वेंसर जब अपना काम कर रहा है, सिंपल भाषा में सीक्वेंसर जब अपना काम कर रहा है, उस समय CDR प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को लोड करता है। इसका मतलब इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग रजिस्टर। सो व्हाट इट डज, सो इट अलाउज the execution of the micro operation specified by the control unit. ये क्या करता है, it allows the execution of the micro operation, समझो, it allows the execution of the micro operation specified by the control word. समझ में आया। तो तुम वही पूछ सकते सर कंट्रोल वर्ड क्या है। अरे भाई वर्ड के बारे में कल भी डिस्कस किया था, परसों से डिस्कस किया था। वर्ड इज अ मैक्सिमम बिट लेंथ in your computer which can be used as a chunk at a time. तो यहाँ पे कंट्रोल वर्ड क्या है, कंट्रोल वर्ड इज द लेंथ ऑफ योर कंट्रोल मेमोरी। जैसे हम उस दिन दिखाया था बिग इंडिया लिटिल इंडिया में, एक मेमोरी में 16 बाइट हो सकता है, 8 बाइट हो सकता है लेंथ, 2 बाइट लेंथ हो सकता है, 1 बाइट लेंथ हो सकता है। तो दैट लेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, द लेंथ इज योर कंट्रोल वर्ड। ठीक है, दैट लेंथ इज योर कंट्रोल वर्ड। मैं सब चीज क्लियर कर रहा हूं, कुछ भी छूट नहीं जा रहा है। कंट्रोल वर्ड, तो दिस इज नॉर्मल कंट्रोल वर्ड। तो अगर माइक्रो प्रोग्रामिंग का बात करेंगे तो माइक्रो प्रोग्रामिंग का जो लेंथ होता है, कंट्रोल मेमोरी के अंदर का जो लेंथ है, हर एक लोकेशन में जितना बाइट या जितना बीट का मैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन रखता हूं, उसी को कंट्रोल वर्ड बोलता है। टोटल लेंथ दैट कैन बी स्टोर्ड and accessed as a chunk at a time. चंक माने पूरा का पूरा मुझे यूज करना है। ठीक है, बिग इंडिया लिटिल इंडिया में दिखाया था कि एक टोटल को कंट्रोलर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो 2 क्या 10 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन दैट इज अ होल थिंग, तो पूरा का पूरा जो चंक होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वर्ड। तो पाइपलाइन रजिस्टर क्या करता है, it allows the execution of the micro operation specified by the control unit. कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है, जो मैंने मार्क करके दिखाया है। कंट्रोल मेमोरी के अंदर में हर एक लाइन पे जो चीज तुमने स्टोर करके रखे हो, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन तुमने स्टोर करके रखे हो, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल वर्ड। ठीक है, सिंपल भाषा में माइक्रो प्रोग्राम, एक लाइन में जो माइक्रो प्रोग्राम है वही कंट्रोल वर्ड है, बस उतना समझो। तो इट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। ठीक ही तो, स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोल वर्ड। हाँ, यहाँ पे जो चीज लिखा होगा, जिस लाइन पे जो चीज लिखा होगा, उसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो मुझे काम करना है। ठीक ही तो है, लेकिन ये काम कब होगा, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली
with the generation of next micro instruction। ये जो मैंने इंग्लिश में लिख के रखा है नीचे, तो जब नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसी समय ही ये कंट्रोल वर्ड को एज ए डेटा स्टोर करता है सीडीआर में। समझ में आया? सो दैट्स इज व्हाई इट इज कॉल्ड पाइपलाइन रजिस्टर। तो पाइपलाइन का मतलब क्या है? कंट्रोल डेटा रजिस्टर। तो मैं अच्छे से दिखा देता हूं। तो ये मेरा कंट्रोल मेमोरी है, ये डायग्राम भूलना मत, कंट्रोल मेमोरी है। तो दीज आर वेरियस एड्रेसेस, 00000001 0002 है, 0003 डॉट 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 चल रहा है, एक जगह खत्म होगा। सो ये जो एड्रेस है ना, तो एड्रेस कहां पे स्टोर होता है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। मैं लिख के दिया हूं, ठीक है? तो हाँ, और हमने क्या बोला? कंट्रोल डेटा रजिस्टर क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। तो डेटा क्या है भाई? डेटा क्या अलग से पहले से समझ में आएगा? नो, डेटा इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर में, जैसे मैंने बोला, इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट होता है, ऑपकोड एंड एड्रेस। कभी कभी एड्रेस की जगह डेटा भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो क्या करूं? तो क्या काम नहीं चलेगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। हमेशा कंट्रोल डेटा रजिस्टर का जरूरत नहीं है, वो अभी मैं समझा देता हूं क्यों। तो कंट्रोल डेटा रजिस्टर क्या करेगा? तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जो भी एड्रेस डालेंगे उस जगह पे हमको जाना है, तो वहां पे कुछ चीज लिखा रहेगा, माइक्रो प्रोग्राम लिखा रहेगा। तो ये हर एक लाइन पे जो माइक्रो प्रोग्राम लिखा होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं माइक्रो कंट्रोल वर्ड। माइक्रो कंट्रोल वर्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विड्थ होता है, लेंथ बोलो, लेंथ ऑफ वन सेल, एक सेल का जो लेंथ है, दैट इज माय कंट्रोल वर्ड। इसमें जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग मुझे इंस्ट्रक्शन चलाना पड़ेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो चीज है, ये कंटेंट लाल काली से, ये कहां पे स्टोर होगा? सीडीआर के अंदर स्टोर होगा। नाउ इट इज क्लियर? तो सीआर क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है। तो उस एड्रेस के मुताबिक मुझे जाना पड़ेगा कंट्रोल मेमोरी के अंदर। तो कंट्रोल मेमोरी के अंदर में क्या रहेगा? कंट्रोल वर्ड रहेगा, जिसको हम माइक्रो प्रोग्राम भी बोलो, कोई दोष नहीं है, एक ही बात है। लेकिन माइक्रो प्रोग्राम का मतलब क्या है? इट्स अ बिग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो एक लाइन का नहीं होगा ना, 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन हो सकता है। तो हर एक कंट्रोल वर्ड, तो 10 कंट्रोल वर्ड मिलके एक माइक्रो प्रोग्राम हो सकता है, 2 कंट्रोल वर्ड मिलके भी एक माइक्रो प्रोग्राम हो सकता है। तो जितना भी माइक्रो कंट्रोल वर्ड हो, तो सपोज ये तुम्हारा माइक्रो प्रोग्राम है, बड़ा वाला माइक्रो प्रोग्राम है, तो उसमें बहुत सारा कंट्रोल वर्ड है। तो हर एक कंट्रोल वर्ड एक लोकेशन में स्टोर होता है, एक कंट्रोल वर्ड एक लोकेशन में स्टोर होता है। सपोज तुम्हारा यहाँ पे 4 कंट्रोल वर्ड है, इसके लिए मुझे तुमको 4 लोकेशन रीड करना पड़ेगा, है या नहीं? 4 कंट्रोल वर्ड है। तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? एड्रेस बोल देता है। तो उस एड्रेस पे जाके जो भी कंट्रोल वर्ड है उसको मुझे कॉपी करना है, और वो ऑटोमेटिकली कॉपी होके कहा जाता है? सीडीआर के अंदर जाता है। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर कि कहां से डेटा किया जाता है। तो सीआर एड्रेस स्टोर करता है, सीडीआर क्या करता है? कंट्रोल वर्ड को स्टोर करता है। इट इज नाउ मोर क्लियर बाय दिस डायग्राम, ठीक है? लेकिन सीडीआर को हम पाइपलाइन रजिस्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय सीडीआर, सपोज ये डायग्राम में मैं ऐड कर रहा हूं, जिस समय सपोज सीडीआर अभी पहला वाला कंट्रोल वर्ड को रीड कर रहा है, जब ये काम हो रहा है उसी समय साइमल्टेनियसली और एक काम होगा, क्या कि नेक्स्ट, समझ में आया? तो 0000 लोकेशन का जो कंट्रोल वर्ड है उसको मैंने सीडीआर में लोड किया। तो जिस समय लोडिंग हो रहा है उसी लोडिंग के समय ही मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट एड्रेस मुझे फाइंड करना है। समझ में आया? तो सीआर के अंदर में 0000 था, वेरी गुड, वहां से मैं लोड कर रहा हूं। जिस समय मैं लोडिंग कर रहा हूं उसी समय, लोड करने का मतलब क्या है? मेरा काम खत्म हो रहा है, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, क्योंकि ये पूरा लोडिंग होने का मतलब सिग्नल जनरेट हो चुका है। फिर क्या बैठा रहेगा? नहीं, दूसरा काम शुरू करेगा। तो फिर पहला वाला कंट्रोल वर्ड खत्म होने के बाद दूसरा किसको रीड करना है? इसका मतलब
दूसरा लोकेशन मुझे फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो सपोज दूसरा लोकेशन है 0003, सेकेंड लोकेशन, नेक्स्ट लोकेशन। तो जिस समय सीडीआर एक कंट्रोल वर्ड को लोड करता है, उसी समय सीएआर एक दूसरा लोकेशन को कैलकुलेट करता है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया, ये दोनों काम एक साथ होता है। क्लियर? दैट इज व्हाई सीडीआर को हम बोलते हैं पाइपलाइन रजिस्टर। इसका मतलब क्या है? सीडीआर को काम करने के, सीडीआर के साथ दो काम इन्वॉल्व है। सीडीआर सिर्फ कंट्रोल वर्ड रीड करता है ऐसा नहीं है, कंट्रोल वर्ड भी रीड करता है, एट द सेम टाइम सीएआर को दूसरा एड्रेस भी फाइंड करना पड़ता है। तो दोनों काम एक साथ चलता है। क्योंकि दो काम एक साथ चलता है, तो ये दोनों काम एक साथ किस लिए चल रहा है? क्योंकि मैं सीडीआर को यूज कर रहा हूं। सीडीआर को जब यूज करोगे तो दो काम कराना पड़ेगा एक साथ, याद रखना पड़ेगा, है। रिमेंबर दिस, इफ यू यूज सीडीआर you have to perform two tasks simultaneously. First, प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो कंट्रोल वर्ड है उसको फेच करना है, लोडिंग मतलब फेच करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम उस समय क्या करना पड़ेगा? सीएआर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को, लोकेशन को कैलकुलेट करेगा। तो दोनों काम एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों काम अगर एक साथ करोगे, इसका मतलब क्या है? तुमको क्या करना पड़ेगा दोनों काम एक साथ करने के लिए? तुमको क्या चाहिए? यू नीड टू फेज क्लॉक। ये सब मैं शब्द बोल रहा हूं, दिस आर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। मुझे टू फेज मतलब मुझे दो दशा चाहिए। टू फेज क्लॉक का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे दो काम कर पाऊंगा, ठीक है। वन क्लॉक पल्स विल बी अप्लाइड, तो मुझे क्लॉक पल्स ऐड करना पड़ेगा। वन क्लॉक पल्स विल बी अप्लाइड टू द सीएआर एंड अदर क्लॉक पल्स विल बी अप्लाइड टू द सीडीआर। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे दोनों काम एक साथ करना है, तो एक क्लॉक पल्स मुझे सीएआर में उसको सीएआर को कंट्रोल करने के लिए देना पड़ेगा, दूसरा क्लॉक पल्स मुझे सीडीआर को कंट्रोल करने के लिए देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टू फेज क्लॉकिंग सिस्टम। तो समझ में आ रहा है कि अगर सीडीआर यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो गया काम, है ना, जटिल हो गया। एक काम नहीं हो रहा है, दो काम हो रहा है। दोनों काम को कंट्रोल करना थोड़ा क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम का बढ़ गया है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यह है दैट, तो हमने क्या बोला है अभी तक? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम, रोम को हम कंट्रोल मेमोरी की तरह यूज करेंगे, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर चाहिए, सीक्वेंसर चाहिए, कंट्रोल डेटा रजिस्टर चाहिए। अगर तुम कंट्रोल डेटा रजिस्टर को यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि तुम उस समय तुमको दो क्लॉक का अलग से तुमको बंदोबस्त करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। टू क्लॉकिंग सिस्टम और भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है, क्या कंट्रोल डेटा रजिस्टर हमेशा चाहिए? आंसर इज नो। कंट्रोल डेटा रजिस्टर is not always required. Remember this. कंट्रोल डेटा रजिस्टर तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू यूज इट तो तुमको एक्स्ट्रा कुछ काम झाम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस झमेले से बचने के लिए क्या करना है? तो तुमको कंट्रोल डेटा रजिस्टर को रिमूव करना पड़ेगा। इफ यू रिमूव इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब क्या? इसको तुम हटाओ, सर्किट से निकाल दो सीडीआर को। समझ में आया? तो यू कैन रिमूव इट। तुम कंट्रोल डेटा रजिस्टर को रिमूव करके भी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बना सकते हो। तो लेट अस शो यू कि एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट देखने में कैसा होता है। सीक्वेंसर होता है शुरू में। सीक्वेंसर क्या करता है? नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेट करता है ना। तो फिर होगा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। देखो सीक्वेंसर क्या करेगा कि अभी मैं एक नंबर लाइन रीड कर रहा हूं,
तो नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, 2 पढ़ना है, कौन सा लाइन पढ़ना है, उसका एड्रेस कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके किसको ट्रांसफर करेगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को ट्रांसफर करेगा। कंट्रोल रजिस्टर को के अंदर में जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लेके मुझे कहां पे जाना है, मुझे कंट्रोल मेमोरी में जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एड्रेस को लेके कहा जाना है, मेमोरी के अंदर जाना है, कंट्रोल मेमोरी। मेमोरी के अंदर में तो सब कुछ लिखा है, वो मेमोरी किससे बना हुआ है, रोम टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। क्लियर हुआ अभी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सीक्वेंसर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके किसको देगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को देगा। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस आएगा उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी में जंप करेगा, मेमोरी में जाके ढूंढेगा कि उस लोकेशन में क्या है, उस लोकेशन में जो भी है वो किसके पास जाएगा, कंट्रोल डेटा रजिस्टर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम करके दिखाया था कि डेटा किसके पास जाएगा, कंट्रोल रजिस्टर के पास। और ये जो एड्रेस, एड्रेस किस कहां से आता है, सीएआर, सीएआर से एड्रेस कहां से आता है, सीक्वेंसर। तो दिस इज द फ्लो, ऐसे ही एक से दूसरे जगह फ्लो होता रहता है डेटा। और समझ में आया, ठीक है। सो सीडीआर, तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि कंट्रोल रजिस्टर तुम यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो सीक्वेंसर, सीएआर, कंट्रोल मेमोरी, ये तीनों का तीनों चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, तो टिक मार्क दिया हूं मैं। सीडीआर इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, ठीक है, इट इज ऑप्शनल, यू मे यूज इट, यू मे नॉट यूज इट। तो इसका 2 आउटपुट निकलेगा, एक होगा कंट्रोल वर्ड, हाँ क्योंकि वो कंट्रोल वर्ड ही तो स्टोर कर रहा था, और दूसरा आउटपुट क्या है, वो वापस फीडबैक कर देता है सीक्वेंसर को, वो वापस फीडबैक कर देता है सीक्वेंसर को। क्या फीडबैक करता है भाई, नेक्स्ट एड्रेस, क्योंकि मुझे अभी जो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हूं उस पर मुझे रुकना नहीं है, मुझे फर्दर इंस्ट्रक्शन भी रीड करना है ना। तो नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेशन बहुत चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एड्रेस कहां से रीड करना है, वो एड्रेस का इंफॉर्मेशन सीक्वेंसर को भेज देता है, सो दैट सीक्वेंसर को हेल्प हो जाए कि अभी मुझे 1 नंबर लाइन पढ़ रहा हूं कि 5 नंबर पे जाना है या 10 पे जाना है। और क्या हो सकता है, सीक्वेंसर को का पास 2 इनपुट हो सकता है, 2 मतलब 2 नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट रफली 2 मेन टाइप ऑफ इनपुट। 1 जो नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम सीडीआर, और एक्सटर्नल इनपुट भी तुम दे सकते हो अपना मर्जी के हिसाब से, बाहर से एक्सटर्नल इनपुट भी सीक्वेंसर के अंदर डाल सकते हो। तो दिस बाय यूजिंग दिस इनपुट सीक्वेंसर हेल्प्स, सीक्वेंसर डिसाइड्स कि मुझे कौन सा लोकेशन को रीड करने के लिए कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम कौन सा है, ये है डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम में सीडीआर ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है, सीडीआर इज ऑप्शनल पार्ट, क्लियर, यू कैन स्टडी इट, ये सब कुछ है। तो सीडीआर इज ऑप्शनल पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन एंड विल सी दैट इफ, अगर तुम इफ सीडीआर को तुम रिमूव कर दोगे, निकाल दोगे सर्किट से, जैसे ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यही डायग्राम है। तो सीडीआर को अगर तुमको रिमूव करना है, हटाना है, तो कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी सिर्फ तुम्हारे पास चीज रहेगा, सीक्वेंसर, सीएआर और सीएम, उसको मिला के तुमको कंट्रोल यूनिट बनाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा चीज करना है सो दैट सीडीआर को तुम रिमूव कर सकोगे, दैट इज द क्वेश्चन नाउ, इफ यू वांट टू रिमूव इट। क्योंकि सीडीआर के करने के लिए तुमको क्या चाहिए, 2 फेज क्लॉक चाहिए, अदरवाइज सीडीआर को तुम काम नहीं करा सकते हो। तो लेकिन इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, तो हम सीडीआर को हटाना चाहते हैं सिस्टम से। तो सीडीआर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडीआर को हटाना इज वेरी इजी। तो इफ यू वांट टू रिमूव तो सीडीआर, रिमूव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक सिंगल फेज, तुमको एक सिंगल फेज क्लॉक यूज करना पड़ेगा टू दी सीएआर। क्या बोला मैंने सॉल्यूशन बोल दिया है। अगर तुम सीडीआर यूज करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा,
टू फेज क्लॉक यूज करना पड़ता है। तो एक क्लॉक सिग्नल देना पड़ता है, किसको सिग्नल को क्लॉक सिग्नल देना पड़ता है? एक क्लॉक सिग्नल देना पड़ता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को, दूसरा क्लॉक देना पड़ता है खुद को, सीडीआर को। तो यू नीड टू क्लॉक, एक क्लॉक सीएआर को कंट्रोल करता है, दूसरा क्लॉक सीडीआर को कंट्रोल करता है। अगर सीडीआर को हटाना है, अगर तुम्हें सिस्टम को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो दो फेज के बदले सिर्फ वन फेज, सिंगल फेज मतलब वन फेज क्लॉक यूज करने से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो इससे सर्किट आसान हो गया। इफ यू वांट सीडीआर यू नीड टू फेज क्लॉक। तो इफ यू डिलीट सीडीआर यू ओनली नीड, तो तुमको हटाने से तुम सिर्फ दो के बदले एक फेज क्लॉक से काम बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो सिंगल फेज क्लॉक यूज करने से तुम्हारा सीडीआर को तुम रिमूव कर सकते हो। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, सीडीआर यूज करोगे तो टू फेज क्लॉक चाहिए, सीडीआर रिमूव करोगे तो सिंगल फेज क्लॉक चाहिए। तो सिंगल फेज क्लॉक इज आसान। तो ये क्लॉक किसके ऊपर देना है? ऑब्वियसली सीएआर के ऊपर देना है। अगर टू फेज यूज करना तो किसके ऊपर? सीएआर सीडीआर। सिंगल फेज है तो किसके ऊपर? सीएआर, क्योंकि सीडीआर तो हटा दिया है हमने। समझ में आया? तो यू कैन रिमूव इट, यू कैन यूज अ सिंगल फेज क्लॉक। लेकिन याद रखना है, तो सिंगल फेज क्लॉक किसके ऊपर देना है? सीएआर के ऊपर, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के ऊपर देना है। बट इट मस्ट बी रियलाइज्ड दैट ए रोम ऑपरेट्स एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये रोम ऑपरेट्स एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसमें क्लॉक नहीं चाहिए, रोम के अंदर क्लॉक नहीं चाहिए, है ना? द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड वर्ड इन द रोम remains in the output where as long as its input value is fixed। जब तक तुम इनपुट वैल्यू फिक्स्ड है, रोम में आउटपुट तब तक रहेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जब तक इनपुट फिक्स्ड, आउटपुट इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है? नो रीड सिग्नल इज नीडेड एज इन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या करना पड़ता है? रीड करने के लिए रीड सिग्नल देना पड़ता है। रोम के लिए कोई रीड सिग्नल राइट सिग्नल का झमेला नहीं है, क्योंकि उसका एक ही काम है, रीड करना। तो ऑटोमेटिकली इनपुट में जो भी वैल्यू डालोगे वही उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मुझे मिल जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं? वन फेज क्लॉक यूज कर सकते हैं। किसके साथ? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के साथ। तो क्या करेगा? तो each clock pulse will execute the micro operations which can be governed by the control unit and also transfer the new address to the control address register। सिंपल भाषा में, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है we can design the circuit in further way। तुम्हें हम लोगों को फर्स्ट डिजाइन मैंने तुमको दिखा दिया है यहाँ पे, बेसिक डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है ऐसा? सीक्वेंसर, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल मेमोरी एंड सीडीआर। ये चार चीज चाहिए सिंपल बनाने के लिए। लेकिन सीडीआर तुम रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। सो दिस इज वर्जन 1 कंट्रोल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी का। यह है V1 वर्जन 1 हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो अभी हम एक सेकेंड वर्जन बनाएंगे जिसमें सीडीआर नहीं होगा। सीडीआर को छोड़ के हम इसको थोड़ा और डिटेल सेकेंड वर्जन बनाते हैं। बोथ आर सेम, दोनों डायग्राम कंट्रोल यूनिट मेमोरी कंट्रोल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ही है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिजाइन द सेकेंड वर्जन V2 ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वर्जन 2। तो वर्जन 2 का डायग्राम देखो। वर्जन 2 का डायग्राम इज वेरी इजी बट इट इज मोर सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो तुमको पहले क्या देना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड से डेटा जाएगा एक मैपिंग लॉजिक, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। मैपिंग लॉजिक चाहिए, मैपिंग क्या है वो बाद में पता चलेगा। मैपिंग लॉजिक, तो मैपिंग लॉजिक से इनपुट कहां पे जाएगा? एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाएगा, बक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर से डेटा किसके अंदर जाएगा? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर जाएगा। तो जस्ट 1 मिनट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज माय वर्जन 2। इस वर्जन में सीडीआर नहीं रहेगा, लेकिन सीडीआर नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? सिंगल फेज क्लॉक देना पड़ेगा। बोला था ना, सिंगल फेज क्लॉक किसको देना पड़ेगा? सिंगल फेज क्लॉक
CAR को देना पड़ेगा, जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था। तो क्लॉक CAR में डाला है। देखो अर्लियर डायग्राम को देखो, देखो ये वाला प्रीवियस डायग्राम में CR में कोई क्लॉक का झमेला नहीं है, घड़ी नहीं है इसमें कोई। अभी देखो CR में क्लॉक लगा दिया हम लोगों ने जबरदस्ती, क्योंकि हमने CDR को हटा दिया है, इसीलिए ये एडजस्ट करना पड़ा। ऐसे नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आएगा कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी CM है, कंट्रोल मेमोरी खत्म। कंट्रोल मेमोरी के बाद CDR हम ड्रॉ नहीं कर रहे, तो कंट्रोल मेमोरी से किया जा रहा है माइक्रो ऑपरेशन, आउटपुट आ रहा है। और क्या हो सकता है, ब्रांच एड्रेस निकल सकता है, ठीक है, ब्रांच एड्रेस निकल सकता है और वो वापस मार्क्स में जा सकता है। ब्रांच एड्रेस मैंने जंपिंग एड्रेस। अभी 1 नंबर लाइन पे हूं, नेक्स्ट कहां पे जाना है, 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर कहां पे जाना है, फुल बोला। ठीक है, तो मार्क्स में क्या क्या इनपुट है, एक इनपुट आ सकता है मैपिंग लॉजिक से, जो इंस्ट्रक्शन कोड से आएगा। दूसरा इनपुट कहां से आ सकता है, कंट्रोल मेमोरी से आ सकता है। नेओ दुष्टमी को नेओ। दूसरा इनपुट आ सकता है कंट्रोल मेमोरी से डायरेक्ट। क्या क्या इनपुट जाएगा, ब्रांच एड्रेस जा सकता है। तीसरा इनपुट क्या आ सकता है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंटर क्यों चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल ऑपरेशन है तो 0000 के बाद 0001 में जाना है, उसके बाद अगर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप होना है तो जस्ट इंक्रीमेंट करना है। अगर नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है तो जंप करना पड़ेगा। समझ में आया, हम डिटेल में देखेंगे इसको बाद में। तो इंक्रीमेंटर इसीलिए चाहिए अगर नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है। तो तुम सिंपल इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, तो मार्क्स में सिंपल इंक्रीमेंट का भी इनपुट आ सकता है, या फिर जाम भी कर सकते हो। तो जाम करने के लिए क्या कर सकते हो, सब रूटीन रजिस्टर में जा सकते हो, SBR, और SBR से भी आउटपुट मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो मार्क्स के अंदर 4 इनपुट आ सकता है, एक डायरेक्टली मैपिंग लॉजिक से, दूसरा डायरेक्टली कंट्रोल मेमोरी से, एक्चुअली वहां पे ब्रांच एड्रेस रहेगा। थर्ड क्या हो सकता है, सिंपल इंक्रीमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, वो आ सकता है। फोर्थ क्या आ सकता है, सब रूटीन रजिस्टर, SBR मतलब सब रूटीन, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सब रूटीन रजिस्टर से भी डेटा रिटर्न एड्रेस, इसको हम बोलते हैं रिटर्न एड्रेस, बुक में नहीं है, ठीक है। ये इंक्रीमेंटर मतलब +1, और ये ब्रांच मतलब जंप, मैं सब स्पेसिफाई करके दिया हूं। तो देयर कैन बी 4 थिंग्स वी कैन डू। एक, मैपिंग लॉजिक से इंस्ट्रक्शन कोड को मैप कर सकता हूं। सिंपल इंस्ट्रक्शन कोड मतलब ऑप कोड है, ऑप कोड को मैं, कौन सा ऑप कोड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, वो मैं पढ़ सकता हूं। दूसरा मैं कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस एडिशन इंस्ट्रक्शन मुझे जंप करना है, तो जंपिंग कर तो ब्रांच एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर मुझे जंप नहीं करना है, नॉर्मल अभी ये 0 नंबर लाइन पे हूं, नेक्स्ट लाइन पढ़ना है, तो सिंपल इंक्रीमेंट करना है। या क्या कर सकता हूं, मुझे सब रूटीन में जा सकता हूं, वो अलग सा चीज है। तो सब रूटीन में भी मैं जा सकता हूं। सब रूटीन से मुझे रिटर्न एड्रेस चाहिए, RET मतलब रिटर्न। तो अल्टीमेटली सब कुछ आ सकता है, ये 4 टाइप ऑफ इनपुट मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। एंड देयर कैन बी सम एक्स्ट्रा थिंग जिसको हम बोलते हैं मार्क्स, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लेक्सर है तो उसके लिए तुमको सिलेक्शन लाइन चाहिए, है ना, या नहीं। मल्टीप्लेक्सर के लिए सिलेक्शन लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, सिलेक्शन लाइन चाहिए। तो सिलेक्शन लाइन को बनाने के लिए तुमको कुछ एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक मतलब यहाँ पे एक सर्किट बनाना है जिसको हम बोलते हैं ब्रांच लॉजिक। तो ब्रांच लॉजिक के माध्यम से हम लोग कुछ आउटपुट, ये याद रखना है, यहाँ पे एरो साइन मतलब डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, नॉट डेटा एज वेल एज कंट्रोल बोथ फ्लो। एक एरो का मतलब एक बीट नहीं है, एक एरो का मतलब यहाँ पे मल्टीपल वायर्स भी हो सकता है, এটা নিয়ে जाओ। सिंगल वायर का मतलब एक बीट डेटा जा रहा है ऐसा नहीं है, सिंगल वायर का मतलब यहाँ पे मल्टी एन बीट भी जा सकता है। एक समझ में आया, एक फ्लो दिखाया गया है। डोंट थिंक इट इज 1 बिट डेटा, डोंट थिंक इट इज 1 बिट सिलेक्शन लाइन, नो, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। But here how many input are there in the marks, 4 input,
तो 4 के लिए कितना सिलेक्शन लाइन चाहिए? 2। तो एक्चुअली टू सिलेक्शन लाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रांच लॉजिक में इनपुट कहां से आता है? ब्रांच लॉजिक में इनपुट कंट्रोल मेमोरी से भी आ सकता है। तो किस तरीके का इनपुट जाता है? उसका हम बोलते हैं सिलेक्ट स्टेटस बिट। सो देयर आर मेनी थिंग्स, डरो मत, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सिलेक्ट स्टेटस बिट भी हमको डालना पड़ता है, या फिर एक्सटर्नल स्टेटस बिट भी हम डाल सकते हैं। सो दिस इज द improved version of the microprogram control unit। तो माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का दो डायग्राम देखा, एक ऊपर था वर्जन 1, दिस इज अ वर्जन 2, देखा। तो वर्जन 2 इज मोर डिटेल्ड इन नेचर विद लेस कॉम्प्लेक्सिटी। तुमको लग रहा है यहाँ पे क्या क्या डाल दिया है, नहीं, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है, समझा देने से क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हटा दिया है, दैट इज सीडीआर रिमूव कर दिया है। सीडीआर को रिमूव करने से फायदा ये हुआ कि मेरा एक ही क्लॉक से पूरा का पूरा काम हो रहा है, सिंगल क्लॉक। वो कहां पे दे रहे हैं हम लोग? सीएआर को दे रहा है, ठीक है, सिंगल क्लॉक। अदरवाइज सीडीआर यूज करो तो डबल क्लॉक होता है। डबल क्लॉक माने तुमको एक काम करने के लिए डबल टाइम लगता, समझ में आया? तो काम थोड़ा जल्दी हो गया यहाँ पे। तो अभी इसका जो चीज है, ये जो V2 डायग्राम है, इसके बारे में मुझे फर्दर स्टडी करना है, एंड वी विल सी ईच ऑफ द थिंग। हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मैपिंग लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्स के बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि मार्क्स ही है। सीआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कंट्रोल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड ब्रांच लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, सब रूटीन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो ये सब चीज के बारे में हम लोगों को फर्दर स्टडी करना है। तो ये सबसे पहले हमको किससे स्टडी करना है? मैपिंग से हमको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट हमको करना है मैपिंग से, ठीक है। मैपिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो तुम बोल सकते हो, ठीक है, ये मैपिंग जो लॉजिक है, अभी हम मैपिंग लॉजिक के बारे में थोड़ा देखेंगे कि मैपिंग लॉजिक एक्चुअली क्या स्टोरी है इसका पीछे। तो मैपिंग लॉजिक का जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है। मैपिंग लॉजिक, तो मैपिंग लॉजिक को अगर इंप्लीमेंट करना है, हाउ टू इंप्लीमेंट, मैं जस्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। लॉजिक मतलब क्या? हार्डवेयर चाहिए, अदरवाइज कैसे काम होगा? तो मैंने क्या बोला, कंट्रोल माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में सब कुछ रोम रिलेटेड ही है, रोम के बाहर कुछ नहीं है, रोम रिलेटेड एक्टिविटीज हो रहा है। तो ये जो मैपिंग लॉजिक है, इसको किससे बनाना पड़ेगा? इसको पीएलए और पीएलडी। देखो मैंने आंसर दे दिया। ये जो मैपिंग लॉजिक मैंने बात कर रहा था, इस मैपिंग लॉजिक को कौन सा हार्डवेयर से बनाना है? पीएलए या फिर पीएलडी, कोई भी अपना मर्जी से तुम बनाना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो मैपिंग लॉजिक किससे बनाना है? आंसर है पीएलए और पीएलडी से मैपिंग लॉजिक बनाना है। तो पीएलए और पीएलडी के साथ रोम का डिफरेंस क्या है वो तुम मॉरिस फेनो देख लेना डिफरेंस। मैं मुंह से बोल देता हूं कि पीएलए में क्या होता है, डिकोडर होता है, प्लस एंड गेट होता है, प्लस और गेट होता है। रोम में क्या होता है, डिकोडर होता है प्लस और गेट होता है। दिस इज द फंडामेंटल डिजाइन डिफरेंस। इसमें एंड गेट एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और बाकी डिजाइन क्या, और मैंने ये भी बोल दिया है कि पीएलए पीएलडी में वेस्टेज ऑफ फ्यूज इज लेस देन रोम। मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, एकदम तोता के जैसा पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इतना तो सर कुछ पढ़ाता भी नहीं होगा। डिटेल्ड द कंटेंट ऑफ द मैप, ओके, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ मैपिंग लॉजिक। मैपिंग लॉजिक में क्या होता है? तो मैपिंग लॉजिक किससे बनता है मैंने बोल दिया। तो मैपिंग एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज मैपिंग एक्चुअली? मैपिंग क्या होता है, किसका मैपिंग क्या है, स्टोरी क्या है? मैपिंग का मतलब है, मैं क्लियर लिख देता हूं, मैपिंग का मतलब है ऑप कोड को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसमें द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेटिंग ऑप कोड टू माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस। बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दिया है।
तो ऑपकोड से माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस में ट्रांसलेट करने का जो टेक्निक है उसी को मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको और इजी नहीं बोल सकते, यही है। अभी कैसे होता है वो धीरे धीरे समझ जाओगे जब करूंगा प्रोसेस। तो मैपिंग क्या करता है? मैपिंग इज अ टेक्निक। ये क्या करता है इस टेक्निक से? तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ऑपकोड को माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस में बदल देते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। कैसे होता, कैसे है भाई ये सब चीज? सोचो। अभी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। सो वील टेक वन मोर डे टू कंप्लीट इट। आज आधा घंटा है, तो मैपिंग पार्ट आई विल गो ओवर टुडे। तो सपोज सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी सब कुछ लिंक रखना है दिमाग में, है सब कुछ अलग अलग बोलता रहूंगा क्योंकि ऐसे ही समझना है। लास्ट में जाके सब कुछ एक साथ मिलाना पड़ेगा। सपोज तुम्हारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के बारे में बेसिक्स पढ़ा है। इंस्ट्रक्शन में दो चीज रहता है, ठीक है। एक होता है ऑपकोड, दूसरा होता है एड्रेस। हमने 1000 बार बोल चुका हूं। इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मली इट इज ऑपकोड, वन पार्ट इज ऑपकोड, अनदर पार्ट इज एड्रेस। इंस्ट्रक्शन में ये दो ही चीज होता है। तो अभी जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 15th बीट होता है, 12, 13, 14 बीट होता है ना, 0 से लेके 11 बीट ऐसे करके होता है ना। तो दो इंटरनल पार्ट, अभी मैं उतना अंदर नहीं जा रहा हूं, ऊपर ऊपर। सपोज तुम्हारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें दो चीज है, ऑपकोड है, एड्रेस है। सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एग्जांपल, दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ, हमेशा के लिए सच नहीं है। जस्ट एज्यूम करो कि सपोज यहाँ पे ऑपकोड में 1001 लिखा है। जस्ट एज्यूम करो कि देयर आर 4 बीट ऑपकोड और यहाँ पे 12 बीट है। तो 0 से लेके 11, 12 से लेके 15, तो टोटल 16 बीट इंस्ट्रक्शन है ये। टोटल लेंथ कितना हुआ? 16 बीट। तो 0 से लेके 111 के अंदर में एड्रेस लिखा हुआ है। सो टोटल 12 बीट एड्रेस, 4 बीट ऑपकोड, 12, 13, 14, 15, तो 4 बीट ऑपकोड हुआ, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हाउ मेनी ऑपकोड इज देयर? 4 ऑपकोड है, माने 4 बीट ऑपकोड है। ऑपकोड का साइज क्या है? 4 बीट, ठीक। तो मैपिंग कर रहा हूं मैं अभी। मैपिंग का मतलब क्या है? तो ऑपकोड मुझे समझ में आ गया, 1001 इज माय ऑपकोड। तो ऑपकोड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ एज्यूम करो, एजम्पशन करना है, स्टोरी का एजम्पशन है। मैं थोड़ा ऊपर डायग्राम चला जाता हूं। एजम्पशन करो, ये जो हमारे पास कंट्रोल मेमोरी है, ये तो मेमोरी है ना, मेमोरी का साइज होता है। सपोज इस मेमोरी का साइज है 128, छोटा सा मेमोरी का, मरीज मेरे के हिसाब से बात कर रहा हूं, तुम ज्यादा भी बड़ा कर सकते हो। तो ये कंट्रोल मेमोरी का साइज कितना है? 128, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इस कंट्रोल मेमोरी को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो इस कंट्रोल मेमोरी में कितना लोकेशन है लिखने के लिए? 0 से लेके 127, टोटल 128 addresses are available. Clear? How many addresses are available? 128 addresses are available. Clear हुआ? Just example समझने के लिए। हमारे पास जो कंट्रोल मेमोरी है उसका टोटल कितना है? 0 से लेके लोकेशन 127, टोटल 128 एड्रेस है। सो 128 एड्रेस को अगर तुम बाइनरी से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कितना होगा? इट विल बी 2 to the power 7, है ना। 2 to the power 7 is equals to 128. तो हाउ मेनी बीट you require to address one of the लोकेशन ऑफ द कंट्रोल मेमोरी? तो ये मेरा कंट्रोल मेमोरी है, 108, 128 लोकेशन है। तो ईच ऑफ द मेमोरी लोकेशन को अगर तुमको अलग से यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हाउ मेनी बीट यू रिक्वायर? यू नीड 7 बीट्स,
तो 7 बिट तुमको चाहिए टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अगर इफ यू हैव 128 मेमोरी लोकेशन दैट इज 2⁻7, इसका मतलब 0 से लेके 127 इस हर एक लोकेशन को अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई कर, क्योंकि 0 मतलब क्या है 0 0 0 0 0 0 0 नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 1 7 बिट में लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट 2 0 0 0 0 0 1 0। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके तुमको लास्ट में 1 1 1 1 1 1 1 दिस इज 127। समझ में आया? तो you need 7 bit to represent each of the 128 memory location। क्लियर? 7 बिट चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये 7 बिट किसका एड्रेस को लोकेट कर रहा है? कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस को लोकेट कर रहा है। और यहां पे जो एड्रेस लिखा है ये किसको लोकेट कर रहा है? ये वाला एड्रेस, दिस इज लोकेटिंग प्राइमरी मेमोरी। समझ में आया? इंस्ट्रक्शन में नॉर्मल इंस्ट्रक्शन में ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन हम जो बोलते हैं, ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस होता है वो एड्रेस हाउ मेनी बिट इज देयर? 12 बिट एड्रेस। ये किसको लोकेट कर रहा है? वन ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अभी मुझे प्राइमरी मेमोरी से मतलब नहीं है, मुझे अभी कंट्रोल मेमोरी से मतलब है, व्हिच इज डिफरेंट देन प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज लार्जर इन साइज, रैम ना लार्जर इन साइज, कंट्रोल मेमोरी इज स्मॉलर इन साइज। तो हाउ मेनी लोकेशन? 128 लोकेशन। हर एक लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए कितना बिट चाहिए? 7 बिट चाहिए। तो समझ में आया? डोंट कंफ्यूज देम, मिक्स देम। यहाँ पे जो एड्रेस है दिस इज फॉर प्राइमरी मेमोरी, लेकिन मुझे प्राइमरी मेमोरी से मतलब नहीं है, मुझे कंट्रोल मेमोरी से मतलब है। तो कंट्रोल मेमोरी का कितना लोकेशन है? 128। कितना बिट चाहिए हर एक को लिए? 7 बिट चाहिए। तो 7, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं मैपिंग सिखा रहा हूं तुम लोगों को। तो मैपिंग क्या करेगा? ऑपकोड से माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस माने कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस को फाइंड करना है। मोटा भाषा में, सिंपल भाषा में, कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस। तो कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस फाइंड करने के लिए कितना बिट चाहिए? हर एक एड्रेस का लेंथ कितना है? एड्रेस का लेंथ 7 बिट। मेमोरी का अंदर में तो वर्ड साइज, दिस इज वर्ड के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम लोकेशन एड्रेस का। हाउ मेनी एड्रेस? 128 एड्रेस। हर एक एड्रेस के लिए कितना बिट चाहिए? 7 बिट। तो कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस लेंथ कितना हुआ? 7 बिट। तो मैपिंग का काम क्या है? ऑपकोड से कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस में ट्रांसलेट करना। तो वही कर रहा हूं, देखो। तो ऑपकोड के पास क्या है? 1001, ये हमारा ऑपकोड है। ठीक। तो ऑपकोड को मैं क्या किस में बदलाव करूंगा? एड्रेस में। तो मुझे एड्रेस कितना का एड्रेस बनाना है? कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस। कितना बिट लेंथ है? 7। ऑपकोड में कितना बिट है? 4। तो 4 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 7 बिट में। तो कैसे करूंगा? ऐसे सामने एक 0 लगाओ, पीछे 2 0 लगाओ। ये जो वैल्यू बना ये क्या बन गया? दिस इज द एड्रेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी। समझ में आया? हमने क्या किया? दिस इज कॉल्ड मैपिंग। तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है, सपोज ये 4 बिट है, 3 बिट 4 बिट जो भी है, जितना भी बिट है, ये एग्जांपल है। अगर 4 बिट का ऑपकोड है तो क्या करना पड़ेगा? 4 बिट बीच में जैसे वैसे रखना है, सामने एक 0 पीछे 2 0 डालना है। तो टोटल कितना बिट हुआ? 7 बिट। तो 7 बिट से इसका मतलब क्या है? The 7 bit means it will represent one of the location from the control memory। समझ में आया? समझ में आया? This is the logic, this is called mapping। तो ऑपकोड से हमने क्या किया? सामने 0 डाल दिया और पीछे डबल 0। तुम बोल सकते हो क्या इट इज गारंटी कि सामने 0 डाल? नहीं, तुम अपना मर्जी, सामने 1 पीछे डबल 0 डालो, सामने 1 पीछे 1 1 डालो, जो करना है करो। you can manipulate it। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0, सामने एक 0 पीछे 2 0, टोटल 7 बिट बनाना है। कैसे बनाना है वो किसी ने बोला नहीं है। यू कैन फिक्स सामने का 1 पीछे का डबल 0 रख सको, आगे पीछे तुम कुछ भी कर सकते हो, बीच का सेम रहेगा, ऑपकोड ही रहेगा। ओके,
So this technique is called mapping technique. इतना ही है मैपिंग टेक्निक, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैपिंग टेक्निक। हो गया, क्लियर हुआ मैपिंग टेक्निक का मतलब? मैंने दिखा दिया है कैसे एक सामने पीछे 2 बिट लगा के टोटल 3 बिट एक्स्ट्रा डालना है। क्यों 3 बिट एक्स्ट्रा? क्योंकि मुझे 7 बिट बढ़ाना है। क्यों 7 बिट? क्योंकि मेरे पास जो कंट्रोल मेमोरी है उसका एड्रेस है 128, दैट इज 2 to the power 7, इसीलिए 7। सब चीज स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट, तो आज इतना ही। बोलते बोलते दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो हार्डवेयर इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है ना, समझना, बाकी सब्जेक्ट से ठीक ठाक सिखाने से आसान लगेगा, नहीं सिखाएंगे तो मुश्किल ही है। तो आज छोड़ते हैं, नेक्स्ट दिन विल स्टडी द माइक्रो प्रोग्राम हार्डवेयर स्ट्रक्चर, माइक्रो प्रोग्रामिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एंड नेक्स्ट दिन कंट्रोल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल खत्म कर देंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। नेक्स्ट दिन खत्म हो जाएगा शायद, विल ट्राई टू कंप्लीट बाय नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक हम लोग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल खत्म कर देंगे, देन विल स्टार्ट द सीपीयू डिजाइन, नेक्स्ट चैप्टर चले जाएंगे, ऐसे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, और हर एक चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है वो किया करो, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल दोस थिंग्स, नहीं तो मरोगे लास्ट में जाके। इस बार एग्जाम कठिन होगा। ठीक है, चलो निकलो, घूम के रेस्ट लो, चलो टाटा बाय बाय।